नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद विवाद मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार 2 दिन तक सर्वे नहीं करने दिया गया। पूरे मामले पर सोमवार को सुनवाई है, लेकिन अब एक नया मामला सामने आ गया। ताजमहल को लेकर जहां याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका दाखिल करते हुए ये मांग कर दी कि ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलकर एएसआई से सर्वे कराया जाए। और जैसा कि राजनीति में होता है, दोनों मामलों पर राजनीतिक वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। अब प्रश्न ये कि क्या धार्मिक स्थलों के इतिहास का सच जानने का प्रयास हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति काम कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ज्ञानवापी मामले में कल अदालत में सुनवाई होगी और सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। लेकिन ये सुनवाई इस बात को लेकर होगी कि कोर्ट कमिश्नर बदला जाए। ये भी मांग उठ गई थी कि कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए, तो ये कल सुनवाई होगी। अदालत कल ये तय करेगी कि क्या करना है, क्या कोर्ट पर इस कमिश्नर को बदलना है या नहीं बदलना है, या आगे अब किस तरह से सर्वे होगा, क्योंकि 2 दिन तो सर्वे नहीं हो पाया है। तो आज हम चर्चा विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमानों से इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। सोमवार यानी 9 मई को भी रहेगी, क्योंकि सर्वे के कोर्ट कमिश्नर को बदलने की याचिका पर सुनवाई है। हालांकि उससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर करने वाले 5 लोगों में से एक वादी ने अपना केस वापस लेने का फैसला किया है। नाम है राखी सिंह। इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित करीब आधा दर्जन मुकदमों से वैदिक सनातन संघ पीछे हट सकता है। हम आपको बता दें कि वैदिक सनातन संघ कई मुकदमों की अगुवाई कर रहा है, जिसमें श्रृंगार गौरी का केस भी शामिल है। आप जो कह रहे हैं कि राखी सिंह ने ऐलान किया, राखी सिंह ने भी कोई ऐलान नहीं किया। विश्व वैदिक सनातन संघ ने ऐलान किया है और विश्व वैदिक सनातन संघ ने ये कहा है कि भाई हम एक मुकदमा, कोई मुकदमा होगा, कितने होंगे ये नहीं कहा। ज्ञानवापी संबंधित मुकदमा वापिस होगा, कौन सा होगा, क्या होगा, ये हमें भी नहीं बताया गया। हमें जो आदेशित किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, बीइंग एडवोकेट फॉर देम। अब जो हमारे पास आदेश है, हमें कल कोर्ट पहुंचना है। उसके आगे का जो निर्णय होगा, हाँ ये बता सकता हूँ कि काफ़ी प्लेंटिफ्स जो हैं, 6 मुकदमे से संबंधित जो प्लेंटिफ हैं, वो बनारस पहुंच रहे हैं। एक और पेच ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर फंसा हुआ है, जो ना तो पहले दिन यानी 6 मई को हो सका और ना ही 7 मई को अंजाम तक पहुंचा। हालांकि सर्वे टीम का कहना है कि वो अदालत में अपनी अधूरी रिपोर्ट ही सौंपेंगे और ये भी कहेंगे कि उन्हें सर्वे करने से कैसे, किसने और क्यों रोका। तो कल ऑब्जेक्शन हुआ था कि कोर्ट के आदेश में बैरिकेटिंग नहीं लिखा है, जबकि कोर्ट के आदेश में बैरिकेटिंग लिखा है। ये बात जिला प्रशासन को दिखा दिया गया था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लिखा है। उन्होंने कहा ठीक है, कल आप आइए। कल समय पूरा हो गया था, सूर्यास्त हो गया था, तो आज के लिए रख दिया गया कि 3 बजे कार्रवाई होगी। इस बीच में डेवलपमेंट ये हुआ कि उन्होंने कोर्ट में दरखास्त दिया कि हमें कमिश्नर पर भरोसा नहीं है, ये पक्षपात कर रहे हैं। उस समय पक्षपात कर रहे हैं जब कमिश्नर महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की। बिना कार्रवाई किए ही जिसको सुई नहीं लगी, डॉक्टर सुई लगाई नहीं और कहते साहब डॉक्टर साहब बड़ा दर्द हो रहा है। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर इस वक्त सियासत भी हाई है। हर सियासी दल अपना अपना नफा नुकसान तौलकर ही मामले पर बयान दे रहे हैं। ये जो क्रूर कमनल करतूत थी, वो इतिहास की हकीकत है और उस हकीकत पर हाहाकार से फायदा नहीं होगा, बल्कि उसे स्वीकार करने से समझदारी होगी। तो इसलिए जो औरंगजेब की क्रूर, क्रिमिनल और कमनल करतूत थी, वो उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए जो हकीकत दिखाई पड़ रही है। जहाँ तक सवाल है कोर्ट ने क्या कहा है, कहाँ पर क्या सर्वे हो रहा है, इस पर हमें टिप्पणी कोई नहीं करनी। भारतीय जनता पार्टी की हालत अयोध्या विवाद पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद एक पर कटे पक्षी की तरह है। महंगाई पर चुनाव नहीं लड़ सकते, बेरोजगारी पर लड़ नहीं सकते, अच्छे दिन पर लड़ नहीं सकते, चीन ने हमारी जमीन बलपूर्वक कब्जा कर रखा, उस मुद्दे पर लड़ नहीं सकते। तो ये ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि कोई दूसरा अयोध्या जैसा मुद्दा मिले जिसे ये राजनीतिक रंग दे सके। देखिए, कोर्ट की जो प्रक्रिया है उस पे किसी को, मुझे या किसी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर कोर्ट की प्रक्रिया पर आपत्ति है तो दूसरा पक्ष न्यायालय में जाकर और अपनी बात रखेगा।
विवादों की रेलगाड़ी सिर्फ वाराणसी तक ही नहीं रुकी है, बल्कि वो आगरा भी जा पहुंची है। बीजेपी के अयोध्या के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल करते हुए ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलकर उसका एएसआई से सर्वे कराने की मांग की है। ताजमहल पे रेड करने का विचार इसलिए है क्योंकि अब देश और हिंदू मुसलमान नहीं झेल सकता है। ताजमहल के उन्हीं 22 कमरों के पीछे हिंदू धर्मगुरु कहते हैं वो शिव मंदिर है, मुस्लिम कहते हैं कि इबादत गाह है। और अब देश में तमाम इससे पीछे भी आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ। 22 मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई से भी मुझको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बताया गया कि 22 कमरे सुरक्षा कारणों से बंद है। तब मैंने माननीय न्यायालय का सहारा लिया और माननीय न्यायालय से यही मांग की कि इन 22 कमरों को खोल दीजिए, कमेटी गठित कर दीजिए, इसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए, जो भी फाइंडिंग आए उसको जो है पब्लिक डोमेन में कर दीजिए ताकि ये विवाद सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। याचिकाकर्ता का दावा है कि ताजमहल के बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य बंद हैं। हालांकि वाराणसी के बाद अब आगरा में सर्वे की मांग पर सियासी तूफान भी उठ खड़ा हुआ है। भारत का संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है और भारत के हर नागरिक के पास यह अधिकार है कि अगर उसे अपने किसी भी बात पर अगर कोई वाद विवाद है तो उस विवाद को निपटारा करने के लिए वो कोर्ट जा सकता है, अपनी याचिका कोर्ट में डाल करके अपनी याचना कर सकता है और कोर्ट को यह अधिकार है कि उसकी याचिका को स्वीकार करे या उसको खारिज करे। कोर्ट अगर किसी की याचिका को स्वीकार करके उसको अनुत्तरित देने की बात कर रहा है तो इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी को समस्या क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और समाज में सांप्रदायिकता का बीज बो करके अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए इस तरीके की याचिकाएं दायर करके खुलेआम कहीं न कहीं संविधान की मूल धारणा का उल्लंघन करते नजर आते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर पहले ही बवाल मचा हुआ है। ऊपर से अब आगरा के ताजमहल के 22 कमरों का मुद्दा। मांग इतिहास को खंगालने की हो रही है, लेकिन सच्चाई से पहले सियासत का पारा गर्म है। अयोध्या से बनबीर सिंह, लखनऊ से संतोष शर्मा, रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। दो मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद, मंदिर, वहां पर मूर्तियां, हां या नहीं, अदालत, और दूसरा ताजमहल, वो मोहब्बत की निशानी जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं। क्या वहां भी मूर्तियां हैं? क्या वो मंदिर था? हरिशंकर जैन जी, वकील हिंदू पक्ष और प्रमुख सर्वे टीम जो कि गई थी वहां पर, डॉक्टर रजनीश सिंह, बीजेपी याचिकाकर्ता, ताजमहल केस में मनीष शुक्ला, बीजेपी, कलीमुल हफीज जी, एआईएमआईएम, राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी, हाजिक खान साहब जो कि इस्लाम के जानकार हैं। आप सभी को नमस्कार और सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हरिशंकर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। हरिशंकर जी, पहले तो सर्वे क्यों नहीं हो पाया, क्या परेशानी आ गई सर? और दूसरा, एक और खबर यह आ गई कि ज्ञानवापी मामले में जो 5 याचिकाकर्ता महिलाएं थीं, उनमें से एक हैं जो वो वापस ले रही हैं अपनी याचिका। क्या आपको इस बारे में जानकारी है, और अगर है तो इसका कारण क्या है? हेलो, हाँ ये सही है जी। मैंने सुना है कि राखी सिंह जी जो वादी हैं वो अपनी याचिका वापस लेना चाहती हैं। उनकी अपनी कुछ परिस्थितियां होंगी, कुछ प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव होगा, या कोई वजह होगी, उसको मैं नहीं जानना चाहता, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस जहाँ का तहाँ है, वो केस वैसे ही चलता रहेगा, केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपने ये पूछा जी कि कैसे क्या हुआ था, क्यों रुकावट आई थी कमीशन में। तो भाई मैं बता दूं साफ, कोर्ट का आदेश एकदम स्पष्ट है कि जो बैरिकेडिंग है उसके अंदर कमिश्नर जा सकते हैं और बैरिकेडिंग के अंदर कमीशन होना है, तो विवादित स्थल वही है। परसों जब पहले दिन कमीशन हुआ तो मां श्रृंगार गौरी का दर्शन करने के बाद और उनका जब वीडियो बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़कर जब कमीशन ने जाना चाहा बैरिकेडिंग के अंदर तो रोक दिया गया। मुसलमानों से कहा गया कि इसे बैरिकेडिंग का ऑर्डर नहीं है। 26 अप्रैल की वो तारीख है जिस दिन माननीय न्यायालय ने साफ साफ आदेश लिखा था कि मस्जिद के अंदर भी जा सकते हैं और बैरिकेडिंग अंदर भी जा सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है जी। तो शासन ने कहा, जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम देख लेते हैं
और अगर आदेश है तो उसका पालन करेंगे। तो शाम हो गई थी तो नेक्स्ट डे की डेट हो गई कि सब कल मुआयना होगा, यानी शनिवार को। शनिवार को समय रखा है 3 बजे ताकि नमाज के टाइम खत्म हो जाए। और ये बात है कि वहां पर नमाज के बाद 2 आदमी ज्यादा नहीं रहते हैं। जब हम लोग कल 3:30 बजे करीब पहुंचे तो सैकड़ों आदमी मस्जिद के अंदर, जो तथाकथित मस्जिद है, उधर भरे हुए थे। उनको रोका गया था और प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए कि हम हटा नहीं सकते। जैन साहब, सर्वे नहीं हुआ इसका मतलब? उनको क्यों आने दिया? सर, मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूँ कि सर्वे ही नहीं हुआ तो अब आपको अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। तो कौन सी रिपोर्ट पेश करेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं रिपोर्ट नहीं पेश करूंगा। मैं तो अधिवक्ता हूं। जो कमिश्नर महोदय हैं जिनको नियुक्त किया था, आप भी सदस्य हैं ना उस सर्वे टीम में? शुक्रवार के दिन मैं वादी का अधिवक्ता होने के नाते सर्वे टीम का हिस्सा हूँ। हाँ, इसीलिए ये हमारा प्रश्न यही है कि जब सर्वे नहीं हुआ तो आप लोगों की तरफ से जो भी कमिश्नर हैं आपके, वो क्या रिपोर्ट क्या पेश करेंगे? वो तो नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा? बता दो, फ्राइडे के दिन जितना सर्वे हुआ था उतना पास है और बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया। ये दूसरा मुद्दा है। ठीक है। तीसरा मुद्दा ये है कि वह तहखाना है। तहखाने में 1990 तक पूजा होती थी और उसकी जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट 1991-92 में थी, उनके जमाने में वहाँ ताला लगा दिया गया और ताली वो प्रशासन के पास है। तो प्रशासन ने कहा कि हम ताला जब तक स्पष्ट आदेश नहीं होगा नहीं खोलेंगे। तो ठीक है जन साहब, यहाँ आपको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं और आपने मुलायम सिंह सरकार और उन पर उनकी जो बात कही है, तो राजकुमार भाटी जी हैं, उनसे भी हम रिएक्शन ले ही लेंगे। भाटी साहब, प्लीज याद रखिएगा, आपको जवाब देना है कि आपने ताला क्यों लगवाया था। डॉक्टर रजनीश सिंह, डॉक्टर साहब नहीं जुड़ पाए डॉक्टर रजनीश सिंह इस वक्त हमारे साथ। तो ताजमहल केस में भी था मनीष शुक्ला जी बता सकते हैं आप ताजमहल? मनीष शुक्ला जी भी नहीं जुड़ पाए हमारे साथ। भाटी साहब जी, अच्छा राकेश त्रिपाठी जी आ गए, क्षमा। भाटी साहब 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास क्योंकि महत्वपूर्ण है। राकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल अच्छा हूं। राकेश जी, ताजमहल पर क्या याचिका है? क्योंकि हम दोनों मुद्दों पर, ज्ञानवापी और ताजमहल दोनों पर यह चर्चा करेंगे। क्या चाहते हैं आप वहां पर? क्या एक पक्ष है जो ताजमहल के बंद कमरों को खुलवाकर सर्वे करवाना चाहता है? देखिए सर जी, इस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है और इस देश ने, संविधान ने आजादी दी है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी विषय पर कोई विवाद नजर आता है तो वो उस विवाद के समाधान के लिए कोर्ट के सामने जा सकता है, कोर्ट के सामने अपनी याचना रख सकता है। ये कोर्ट का विशेषाधिकार है, कोर्ट का अधिकार है कि वो विधि के दायरे में इसका परीक्षण करे कि उसकी याचना ठीक है, उचित है या अनुचित है, और उसकी याचना के आधार पर कोर्ट आगे की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा सकती है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ताजमहल को लेकर के कोई एक अन्य ऐसा पक्ष है जो सबके सामने आना चाहिए और उस पक्ष को लेकर के अगर वो कोर्ट में गए हैं, तो निश्चित तौर पर यह कोर्ट का अधिकार है। कोर्ट इस बात को तय करेगी कि उनकी इस याचना को एंटरटेन किया जाए या याचिका को रद्द किया जाए, और याचिका को एंटरटेन करते हैं तो आगे की प्रक्रिया कैसे बढ़ाई जाए, ये विधि की परिधि के दायरे में ही होगा। देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, इस बात को लेकर के किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी होगा वो विधि सम्मत तरीके से होगा, कानून के दायरे में होगा, संविधान के अनुरूप होगा। ठीक है राकेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और न्याय संगत राजनीति भी होनी चाहिए। अदालतें तो होती ही हैं और हम लोग भी यही इसी के पक्षधर हैं कि न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। डॉक्टर रजनीश सिंह, डॉक्टर साहब क्या याचिका है आपकी? क्या चाहते हैं आप? क्या आप अदालत का हस्तक्षेप चाहते हैं? जी नमस्कार। मैंने एक आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के माध्यम से मुझको ये बताया गया कि वहाँ पे 22 कमरे जो है अनिश्चित काल से बंद है और अनिश्चित काल के लिए बंद है। तो हमने पूछा बंद किस लिए है, किन वजहों से बंद है, तो उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से बंद है। तो ताजमहल जो कि पर्यटन के लिए पूरा खुला हुआ है, वहाँ पे सुरक्षा का ऐसा कौन सा कारण है जिससे कि वो बंद है? मैंने इसीलिए याचिका लगाई और माननीय न्यायालय से मांग किया कि तमाम हिंदू संगठन उसको शिव मंदिर होने का दावा करते हैं, तमाम मुस्लिम संगठन कुछ और होने का दावा करते हैं। तो देश को हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके माननीय न्यायालय को स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले में लेके, कि इस पे न्याय कर दे, उसको खोल दे,
उसमें जो भी चीजें हैं उसकी वीडियोग्राफी हो जाए, एक बार सच का सच, झूठ का झूठ, जो भी है आप सामने आ जाए, ताकि इस तरीके के विवाद का जो जन्म हो रहा है धीरे धीरे वो ना हो। बहुत 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 ठीक है रजनीश जी, बहुत कम शब्दों में आपने अपनी बात बता दी। हम राजकुमार भाटी जी आपका रुख करना चाहते हैं। अरे साहब, क्योंकि आप एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, आपकी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, और जैन साहब ने सीधे सीधे मुलायम सिंह यादव पर यह आरोप भी लगा दिया। आपको नहीं लगता कि कोई भी अगर विवाद है तो उसका समाधान हो, ताकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, राष्ट्र हैं, तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्मों के मानने वाले वो आराम से रह सकें? क्या आपकी सरकार द्वारा ये प्रयास नहीं किया गया, कहीं ना कहीं मामले को दबाने और या लंबित रखने का प्रयास किया गया? भाटी साहब, देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कहीं विवाद है तो उसका हल होना चाहिए, लेकिन विवाद जबरन पैदा किए जाएं, रोज नए विवाद पैदा किए जाएं। अभी आपने अभी बताया कि ज्ञानवापी का मसला चल ही रहा है, अब ताजमहल की भी बात उठा दी गई है जी। 900 मस्जिदें इनकी सूची में हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सूची में हिंदुस्तान की 900 मस्जिदें हैं जिन्हें ये मंदिर बताते हैं, और उन सबको ये बदलना चाहते हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को धमकी तंत्र बना दिया है, भय तंत्र बना दिया है। उसे जो ये लोगों को डराने का काम करते हैं, अपना राजनीतिक लाभ उठाते हैं। सभ्य लोकतंत्र वो कहा जाता है, सभ्य समाज वो कहा जाता है जो अपने कमजोर वर्गों का, अपनी महिलाओं का और अपने अल्पसंख्यक वर्गों का ध्यान रखे, उनके सम्मान में, उनके अधिकारों में कोई ठेस ना लगने दे, उनको प्यार दे, स्नेह दे। ये उल्टा काम कर रहे हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमान के विरोध में राजनीति करके, मुसलमान को डरा के, कुछ कम दिमाग हिंदुओं को संतुष्ट करना चाहते हैं कि देखो हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, और कुछ लोग हो भी जाते हैं संतुष्ट। लेकिन धीरे धीरे लोग ये समझ रहे हैं कि अरे मुसलमान का भय दिखाकर ये तो हमारा, इन्होंने गैस का सिलेंडर कहां पहुंचा दिया, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ गई, और शिक्षा नष्ट हो गई देश की। कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है अब देश में, कोई एम्स नहीं बन रहे हैं, और हम हर सूचकांक में, हर विषय में लगातार हमारा स्तर गिरता जा रहा है। हम हंगर इंडेक्स में भी लगातार गिरते जा रहे हैं, हम प्रेस फ्रीडम में भी गिरते जा रहे हैं, हम महंगाई में भी गिरते जा रहे हैं। हर चीज में हमारे देश की हालत खराब हो गई। इनकी दोहरी मार है। सऊद जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एक तरफ तो ये देश के संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों के दिमाग में इतनी नफरत भर रहे हैं। भाटी साहब, क्षमा आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन विश्वास तो बीजेपी पर ही देश की जनता का दिखाई दे रहा है और प्रबल होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप बहुत शानदार चुनाव लड़े, आपको लग रहा था कि इस बार तो हम वापस आ गए, लेकिन देखिए इस बार फिर से विश्वास बीजेपी पर ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में बनी, भारतवर्ष के अंदर लोकसभा में उन्हें बहुमत मिला, तो वो कांग्रेस की असफलता थी। कांग्रेस के लगातार घोटाले खुल रहे थे, उसके खिलाफ लोग निराश थे। उन्होंने एक उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और इनका नारा क्या था? सबका साथ, सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, महंगाई घटाएंगे, पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा, सबको रोजगार देंगे। पहला कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने, बीजेपी की सरकार ने, क्योंकि ये बहुत चालाक लोग हैं, विवादास्पद बातें नहीं उठाई। लेकिन जब दूसरी बार चुन के आ गए और इनका बहुमत और बढ़ गया, तो अब ये खुला खेल फर्रुखाबादी कर रहे हैं। अब हर विवाद को, जिसमें मुसलमान परेशान किया जाता हो, जिसमें उसे डराया जा सकता हो, कभी हलाला उठाएंगे, कभी उसका उठाएंगे। सर भाटी सर, सॉरी, राकेश जी आ रहे हैं आपके पास, आप जवाब देना चाह रहे थे पहले भी, लेकिन 2 हमारे साथ मेहमान और हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लें छोटा सा। नहीं भाटी साहब, हम अगली बार जब आपके पास आएंगे तो आपसे जानना जरूर चाहेंगे। ठीक है, आपकी बात ठीक है भाई, वो तो राजनीतिक दल है ना, राजनीति कर रहे हैं। आपने तो उनसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई थी ना, इस बार आप अच्छा चुनाव भी लड़ रहे थे। अंततः जो जीता वही सिकंदर होता है सर। आप बहुत अच्छा लड़कर भी भाटी साहब विपक्ष में ही है ना अभी। कलीमुल हफीज जी, कलीमुल जी, आपको लगता है कि ज्ञानवापी हो या ताजमहल हो, सर्वे करवा देना चाहिए था, रुकावट नहीं डालनी चाहिए थी, अदालत के आदेश का सम्मान होना चाहिए था, या आपको लगता है कि सर्वे नहीं होना चाहिए? हमें लगता है देश के संविधान का सम्मान होना चाहिए। जब देश की संसद ने 1991 में रिलीजियस वर्शिप एक्ट बना दिया, और इसी खदशे के तहत बनाया गया कि जब ये अयोध्या विवाद बढ़ा और पूरे देश में अराजकता फैली
और बाबरी मस्जिद शहादत से पहले हमारे सैकड़ों हिंदुस्तानियों ने को जान गंवानी पड़ी और शहादत के बाद और दंगे भड़के और फिर उसमें हिंदुस्तानी मारे गए। तो ये सारी खतरों को देखते हुए हमारे पार्लियामेंट ने 91 में ही एक्ट बना दिया था। और अब ये जिस एक्ट की पासदार है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि ये निचली अदालतों को इस काम करने से रोके। आखिर इस अदालत को इस वीडियोग्राफी का या इस तरह की याचिका एडमिट ही नहीं करनी चाहिए। तो हमारा स्टैंड ये है कि ये अदालत ने क्या गलत। सुन पा रहे हैं आप सर मेरी बात? कलीम साहब, यहाँ मामला थोड़ा सा अलग है। जी मुझे यहाँ किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न नहीं है। यहाँ आपकी पूजा पद्धति को लेकर भी प्रश्न नहीं है। आपको नमाज पढ़नी है पढ़िए, किसी को पूजा करनी है करिए, लेकिन यहाँ दो ऐसे मामले हैं। फिलहाल हम दो की बात कर रहे हैं। राजकुमार जी ने तो एक ऐसा नंबर दे दिया कि पूछिए मत। लिस्ट या तो राजकुमार जी से हमें मांगनी होगी या हमें राकेश भाई से मांगनी होगी। खैर, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि अगर मैं ताजमहल में भी आता हूं, अभी मैं काशी विश्वनाथ की बात। हाँ, नहीं, यहाँ आप थोड़ा सा भटक रहे हैं सर। हम आप मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद की। हम वही कह रहे हैं, अगर अदालत ने कहा है कि वहां पे सर्वे हो जाए कि अगर उस परिसर में, उस कैंपस में अगर मूर्तियां हैं तो पता चल जाए, नहीं है तो आपके लिए और बेहतर होगा, मुस्लिम पक्ष के लिए तो और अच्छा होगा ना अगर ये क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि साहब कोई मूर्ति नहीं है, आप वहां नमाज आपकी मस्जिदें रखिए अपने पास। इसमें हमारे देखिए, इसमें हमारे दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है, जब संसद ने कानून बना दिया तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संसद के कानून को लागू करे, और अगर निचली अदालत उसका उल्लंघन कर रही है तो सरकार यानी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको रोके। चूंकि भारतीय सरकार ने ये कानून नहीं बनाया ना कि किसी पूजा स्थल पर यदि कोई विवाद हो। कलीम साहब, सरकार ने ये कानून तो नहीं बनाया ना कि किसी भी धर्म के पूजा स्थल पर यही तो कानून है वो, यदि कोई विवाद हो। नहीं, वो धार्मिक स्वतंत्रता है। कानून यही कानून है क्या? बताइए, समझाइए। दो वकील हैं यहाँ पर हमारे साथ, अभी हम समझ लेते हैं, हम तो जानते नहीं। कानून समझा दीजिए पहले सर। नहीं, और दूसरी बात पे आइए आप मैं आता हूं सर्वे पे। आपने एक ताजमहल का इशू उठाया, आपकी आवाज नहीं आ रही सही साहब। नहीं, ठीक है, आप बात पूरी कीजिए। भाई आपकी आवाज आनी बंद हो गई। हम सुन पा रहे हैं। जी, देखिए, आपने ताजमहल का इशू उठाया। इन महाशय जी को ये कह दीजिए कि एएसआई के अंडर में ही है ताजमहल। ताजमहल मुसलमानों के पास नहीं है। उसकी पूरी सुरक्षा, उसका कस्टोडियन, उसकी मेंटेनेंस एएसआई करती है। तो जब भारत सरकार की एएसआई है तो भारत सरकार ही बता देगी उसके अंदर क्या है, तो उसमें कोर्ट में जाने की और याचिका डालने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ देश को दिग्भ्रमित करना, सिर्फ चैनल पे या सुर्खी बनाना, या इस तरह का एक अट्रैक्शन लेना, या हिंदू मुसलमानों को लेके नफरत फैलाने की ये एक बहुत ही जाहिलाना कदम है कहूंगा मैं इसको, क्योंकि ये तो भारत सरकार के पास है ताजमहल। तीसरी बात, आवाज नहीं जा रही क्या? जी, आपकी मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, हम डॉक्टर रजनीश, आप प्लीज मत बोलिए, आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा सर। कलीम साहब बात पूरी कीजिए प्लीज। डॉक्टर रजनीश आएंगे आपके पास हम। हाँ जी हाँ, दूसरी पॉइंट ये है, जहां तक बात सर्वे का है, तो जब सर्वे टीम वहां पे काम करने गई, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी कमिश्नर थे और उनको नॉर्मल तरीके से वीडियोग्राफी करनी थी। लेकिन वहां पे जब प्रतिवादी पक्ष के 5 वकीलों ने कहा कि साहब हम भी शामिल होंगे, तो पहले तो उन्होंने 3 वकीलों को इजाजत दी, 2 की नहीं थी, जबकि उसमें ऐसी कोई कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। दूसरे नंबर पे उन्होंने वहां जाके चीजों को उठाना शुरू कर दिया, कुरेदना शुरू कर दिया। तब उन लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई आपको सिर्फ छूना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको वीडियोग्राफी करनी है। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि आप हमारा कहना क्यों नहीं मान रहे हैं, हमें आप पे भरोसा नहीं है। जिस तरह की उन्होंने वो वीडियोग्राफी करनी शुरू करी, उसको लेके वो अदालत गए, और अदालत में जब उन्होंने सुनवाई की तो अदालत ने कहा ठीक है, अगर आपको इस कमिश्नर पे भरोसा नहीं है तो हम दूसरे कमिश्नर को बदल सकते हैं, इसकी सुनवाई हम 9 तारीख को करेंगे। तो जब ये कोर्ट का ऑर्डर लेके वो वहां पहुंचे, तब तक कमिश्नर ने कहा कि हमारी वीडियोग्राफी पूरी हो गई। तो मेरा कहना यह है कि इस कमिश्नर ने अपनी वीडियोग्राफी पूरी कर ली है, लेकिन प्रतिवादी को यह पूरा हक है कि वो कमिश्नर की अगर इंस्पेक्शन से वो ठीक है, वो कल अदालत कोर्ट के सामने गए, ठीक है कलीम साहब, फैसला आएगा 9 तारीख को, वो उसको हाँ, वो अदालत कल फैसला कर लेगी, अगर वही कमिश्नर रखना है या कमिश्नर बदल देना वो हो जाएगा। राकेश जी, दो आप भाटी साहब के बात का जवाब भी देना चाह रहे थे, कलीम साहब पर भी आपने हाथ खड़ा किया था, लेकिन एक हमारे एक्सपर्ट बचे हैं, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। खान साहब, आप तो विद्वान हैं, इस्लाम के जानकार हैं, आप हमें समझाइए कि ये तो बरसों से वहाँ मस्जिद है, नमाज पढ़ी जा रही है, या ताजमहल है, वहाँ उसे एक पर्यटक स्थल के तौर पर हम देखते हैं, वो भारत की एक शान भी है,
आपको क्या लगता है, और ये भी हमें समझा दीजिए कि यदि कोई विवाद की जगह है, जितना हम जानते हैं, हम कोई इस्लाम के जानकार नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं ये है कि अगर कोई विवादित जगह है तो वहां नमाज आप नहीं पढ़ सकते, वो अल्लाह खुद उसके लिए मना करता है। और किसी और धार्मिक स्थल को तोड़कर मस्जिद बनाना या वहां पर इबादत करना, ये तो सख्त मनाही है। अगर हम गलत हैं तो प्लीज ठीक कीजिए और इस पर रोशनी डालिए। देखिए सही साहब, बात यह है कि हमारा मुल्क संविधान के एतबार से चलेगा और हमारा देश का संविधान जो है वो दुनिया में एक मुकाम रखता है। रही बात, सबसे पहले आप जो लास्ट में बात कह रहे थे कि इस्लाम में इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम किसी की मस्जिद जगह पर, किसी की जगह पर कब्ज़ा करके किसी मंदिर को तोड़कर उसे कन्वर्ट मस्जिद में करें। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम इजाज़त इस बात की नहीं देता। इस्लाम ये कह रहा है कि एक शख्स अगर किसी की एक बाली ज़मीन जबरियन दबा लेगा तो कल क़यामत में उसके गले में सातों ज़मीन आसमान का तोक डलेगा। और रही मस्जिदों की बात के मंदिरों के बाद लोग एतराज़ करते हैं कि मंदिरों के पास मस्जिदों की क्या ज़रूरत थी। इस मुल्क में, भारत में 850-1000 साल के बीच में मुसलमानों ने हुक्मरानी की और 6.5% मुसलमान थे जब जिस मुल्क में 850 साल हुक्मरानी की। अकबर और औरंगजेब ने, 2 बादशाहों ने 105 साल हुक्मरानी की। वो लोग गलत बयानी करते हैं जो ये कहते हैं कि मंदिर को तोड़कर कन्वर्ट करके मस्जिद बनाई गई है। मस्जिदें इसलिए बनाई जाती थी कि हुक्मरान बादशाह मुसलमान थे और उनके सिपाही मुसलमान थे और वो मुसलमान इनकी देख रेख करते थे, मंदिरों की, गुरुद्वारों की, चर्चों की, और वो उस जगह नमाज पढ़ते थे। कोई भी पहले मुसलमान सिपाही ऐसा नहीं होता था जो नमाज ना पढ़ता हो। नंबर 3, ताजमहल की बात करने वाले, इनसे ये पूछा जाए कि ताजमहल जो है, जो पत्थर लगा हुआ है, वो आर्किटेक्ट जो है हिंदुस्तान के नहीं थे उस जमाने में भी, ईरान से आर्किटेक्ट आए थे। वो पत्थर भी ईरान से आया था। और ये शहंशाह शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था, ये एक शहंशाह ने बना के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। और ये 7 दुनिया के 7 अजूबों में ये ताजमहल नंबर 1 पर है मोहतरम सही साहब। इसलिए इस तरह की बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के 135 करोड़ लोगों को बलगरा कर, हिंदू मुसलमान कर कर ये हुक्मरानी हासिल कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के 15 फिलोसफरों को, बड़े दानिशवरों को, राइटरों को, बड़े विद्वानों को पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क के हुक्मरान अपनी प्रजा में धार्मिक भावनाएं घुसोड़ते हैं वो मुल्क तबाही की तरफ जाता है और मुल्क तबाह हो जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं सही साहब, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को हटा दिया जाए तो आगरे की मजदूर 95% मुसलमान, जूते के मालिक 95% हिंदू, फिरोजाबाद में चूड़ी की फैक्ट्रियां भारत का स्वाद कहलाती है, 95% मजदूर मुसलमान और 95%। नहीं, ये हिंदू मुसलमान कहां से आ गया सर कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये सत्ता का मालिक अगर ऐसा करते रहे तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। आपको मुल्क के लोगों के लिए काम करना होगा, आपको अच्छे हॉस्पिटल देने होंगे। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान के हिंदुओं ने 2 बार हुक्मरानी दे दी है कि तुम्हारी हुक्मरानी कुछ दिनों की और मेहमा है, तभी तो नाजियों की साजिशें अपना रहे हो तुम, मगर वो वक्त आएगा कि तुमसे कौम पूछेगी ये कैसी कत्लगाहों की तरफ ले जा रही हो तुम। इस देश को कत्लगाहों की तरफ मत ले जाओ, इस देश को उन्नति, विकास, और हिंदू और मुसलमान जब सब मिलेंगे तो देश सुपर पावर बनेगा। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश जी, क्या आपको लगता है कि आज जब विश्व भारतवर्ष की तरफ बहुत उम्मीद से देखता है और हमारी एक धमक है पूरी दुनिया में, ऐसे में अगर हम घर के ही लड़ाई झगड़ों में उलझे रहेंगे, छोटी छोटी बातों में फंसे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और जो आप पर सवाल उठ रहे हैं कि आप महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे, क्योंकि अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता का हम ट्वीट भी यहां पर दिखा रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान के मुद्दों को हवा देते हैं। राकेश जी, एक तो बहुत आपत्तिजनक बात कर्नल कलीमुल हाफिज साहब ने कही कि अदालतों को रोक देना चाहिए, सरकार ऐसे मामलों में अदालतों को काम करने से रोक दे। मैं मानता हूं ये बहुत आपत्तिजनक बात है। इस देश में भारत के संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है। स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्रता से अपना काम करने की पूरी, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अभी राजकुमार भाटी साहब कह रहे थे कि डराना चाहते हैं। क्या अयोध्या का फैसला डराने वाला था? क्या आप ये क्या घोषित करना चाहते हैं?
न्यायपालिका किसी को डराना चाहती है अपने फैसलों से क्या? अयोध्या का फैसला साक्ष्यों की बुनियाद पर लंबी पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए, ट्रायल कोर्ट से उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक, अपीलेट अथॉरिटी से पूरी गुजरते हुए, आपको सुनवाई का पूरा अवसर देते हुए, लंबे समय तक लटकाते भटकाते अटकाते हुए तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह से डराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं गूगल पर सर्च कर रहा था, हो सकता है शायद जानकार लोग और ज्यादा अच्छा जानते हो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मस्जिदें किस देश में है। भारत एक ऐसा देश है जो इस्लामिक देश नहीं है, बावजूद इसके सबसे ज्यादा मस्जिदों की संख्या आज भारत में है। विश्व भर की जो सबसे बड़ी 7 मस्जिदें हैं उनमें भारत में जामा मस्जिद है। लखनऊ की मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार की जाती है। तो इसलिए भारत को अगर ये कोई कह दे कि भारत में कहीं कोई ऐसा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो ये पूरी तरह से गलत है। भारत में विधि की सापेक्ष कानून की स्थापना करते हुए, कानून के सामने साक्ष्य रखते हुए अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उसको रोका क्यों जा रहा है? कौन है जो डर रहा है इस बात से? क्या अगर कुछ गलत हुआ है पहले और उसको अगर रेक्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है और वो भी विधिक तरीके से किया जा रहा है, कोई मनमाने तरीके से नहीं है, जोर दबाव से नहीं है, झंडे के जोर पर नहीं है, बहुमत के जोर पर नहीं है, सत्ता के दम पर नहीं है, क्या न्यायपालिका को भी आप बिल्कुल न्याय नहीं करने देंगे? क्या किसी व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार नहीं है? भाटी साहब, जी राकेश जी, भाटी साहब जवाब दीजिए प्लीज। मेरे मित्र राकेश जी, आंखें खोलो और ये देखो अपनी आंखों से, विवेक की आंखों से, और इतिहास देखो। आपने अयोध्या विवाद का जिक्र किया। इस अयोध्या विवाद ने देश का कितना नुकसान किया, कितने लोग मारे गए, कितनी जगह दंगे हुए, कितनी जगह हिंसा हुई, कितनी संपत्ति नष्ट कर दी गई, जला दी गई, आगजनी की गई। तब जाके वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, देश के हर नागरिक ने उसे स्वीकार कर लिया। राकेश जी कृपया बीच में, एक प्लीज। देश के हर नागरिक ने उसे स्वीकार कर लिया। किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, किसी समुदाय ने विरोध नहीं किया। मुस्लिम भाइयों ने आगे बढ़कर स्वागत किया कि हमारे कोर्ट ने फैसला दिया है, न्यायालय ने फैसला दिया, हम स्वागत करते हैं। लेकिन अब आप नए विवाद पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बाबरी मस्जिद पे, अयोध्या विवाद पे, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि अब किसी धार्मिक स्थल पर विवाद न उठाया जाएगा। और 1991 का जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें भी ये प्रावधान है कि अब 47 से पहले जिस हालत में जो धर्म स्थल हैं उन्हें उसी हालत में रखा जाएगा। लेकिन आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जब एक अयोध्या इतना नुकसान कर सकती है, तो आपने जो 900 की लिस्ट आप लिए घूम रहे हो, आपके लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि हमारे पास 900 की लिस्ट है, और 100 की तो आपने कोर्ट में भी दाखिल की है, और अब अपने ताजमहल का विवाद उठा दिया। अगर हर मुद्दे पर विवाद होगा, झगड़े होंगे, फसाद होंगे, कि देश कहां जाएगा? क्या आपको इस देश से प्यार नहीं है? क्या आपको इस देश की जनता से प्यार नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि देश में शांति हो? आप एक मुद्दे पर शांति कायम होती है, आप दूसरा मुद्दा उठा देते हैं। आप चाहते हैं कि जनता लगातार लड़ती रहे। राकेश जी ठीक है, भाटी साहब हो गया। राकेश जी बताइए अपनी बात को लेकर के इसमें झगड़ा कहां है? अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को लेकर के कोर्ट में गया है तो इस पर झगड़ने की स्थिति कहां है? कोर्ट में दलील रखिए, कोर्ट में साक्ष्य रखिए, कोर्ट में तकरीर करिए, कोर्ट जो आदेश करेगा उसको स्वीकार करिए। एक सेकंड खत्म करने दीजिए प्लीज, बात पूरी कीजिए। हाँ भाटी साहब। राकेश जी, न्यायालय, कोर्ट और संविधान की बात तो आप इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि जैसे आप इनका बहुत सम्मान करते हो। अयोध्या मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और आपके मुख्यमंत्री ने, कल्याण सिंह ने, हलफनामा दायर किया था कि हम बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, और आपने बेशर्मी के साथ वहां पे मस्जिद शहीद की, और वहां पर नारे लगा रहे थे आपके नेता बहुत बेशर्मी के साथ कि जय श्री राम, हो गया काम। आप न्यायालय का कहां मानते हैं? ये तो एक राकेश जी, एक करके कारण ही देश का नुकसान हुआ। अगर तुष्टीकरण न हो रहा होता, अगर न्याय समय समय पर मिलता रहा होता, लंबे समय तक, सैकड़ों वर्षों तक हिंदू मतावलंबियों को अपने आराध्य के लिए कोर्ट के कटघरे में खड़ा होते रहना पड़ा, अगर समय पर न्याय होता तो शायद ये अगर बहुत खतरनाक है राकेश जी देश के लिए, ये अगर आपकी बहुत खतरनाक है, अगर हमारे बाबा ने ऐसा ना किया होता, अगर उस बाबा ने ऐसा ना किया होता, अरे इतिहास को कहां कहां आप खोदोगे? गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो? वर्तमान की सोचो, भविष्य की सोचो, इस देश को भविष्य की तरफ लेके जाओ। आबादी अपने आराध्य के लिए कोर्ट जाती है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत की न्यायप्रियता किस प्रकार की है। राकेश जी, भाटी जी, कि अपने आराध्य के लिए बहुसंख्यक आबादी सरकार होने के बावजूद कोर्ट के द्वारा निर्णय मानती है। ये क्या अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि नहीं है क्या? क्या ये भारत की न्यायप्रियता नहीं है क्या? ये पूरी दुनिया देख रही है आज। ठीक है, राकेश जी का पॉइंट ये है कि भाई अगर किसी को कोई आपत्ति है तो अदालत जाना चाहिए, और न्याय है, न्याय होगा। लेकिन डॉक्टर रजनीश, कलीम साहब साफ बोल रहे हैं कि आपने जो ताजमहल को लेकर याचिका दायर की है वो तो एएसआई के ही कब्जे में है, एएसआई के ही अंडर में है। तो
अब आप फिर से अदालत जाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो चीज आप कह रहे हैं कि एसआई के अंडर में है, ठीक बात है। मैंने ना तो उसको कहा कि शिव मंदिर है, ना तो इसको कहा कि ताजमहल है। मैं तो ये कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इसके माध्यम से जो एक विवाद खड़े होने की गुंजाइश बन रही है, वो विवाद की जड़ ही खत्म हो जाए और वो 22 कमरे खोल दिए जाएं, उसमें जो भी चीज है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सारी चीजें सामने आ जाएं। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की बात वो कर रहे हैं, कोई कह रहा है 40 लाख में ईरान से पत्थर आया था। मैं उन चीजों पर नहीं जाना चाहता। एक सेकंड कलीम साहब, जो आरटीआई में हमको जवाब मिला है कि तो आपको भारत सरकार पे भरोसा नहीं है? भारत सरकार ने अगर सुरक्षा कारणों से बंद कर रखा है। कलीम जी एक सेकंड प्लीज, उन्हें बात पूरी कर लेनी जी। बात पूरी हो गई आपकी रजनीश? वो सुरक्षा कारण क्या है? वो सुरक्षा कारण है क्या? ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है रजनीश जी? एक सेकंड आ रहे हैं कलीम साहब। रजनीश जी, आपको क्यों लगता है, आपको क्या शक है कि उन कमरों में क्या हो सकता है? मुझे कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ एक जो आशंका बनी हुई है देश में, उसको निर्मूल करना चाहता हूँ और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ उस कमरे से सच बाहर आएगा। एक सेकंड सर, मेरी आशंका नहीं है, तमाम हिंदू मेरी आशंका कुछ नहीं है जी। आपने याचिका डाली, आप जानना चाहते हैं कि उन कमरों में क्या है, तो कुछ तो आपको शक होगा कि वहां क्या है। वहां शिव मंदिर होने के साक्ष्य हैं, वहां भी ज्ञान वापी में जो सर्वे हो रहा है, जो कहा जा रहा है कि माँ गौरी श्रृंगार की प्रतिमा है, वहां भगवान हनुमान की प्रतिमा है, वहां दूसरे आराध्यों की प्रतिमा है। आपको क्या लगता है यहां क्या हो सकता है? मैं कह रहा हूं उसमें कुछ भी हो, मुझे उसमें नहीं जाना है। मुझे ये सिर्फ इतना है कि वो चीज बाहर आ जाए, जो एक आशंका है वो खत्म हो जाए। मैं उसमें नहीं जाऊंगा वहां पे शिव मूर्ति है कि भगवान शंकर की मूर्ति है कि माँ पार्वती की मूर्ति है। आपको क्या आपत्ति है? अगर सुनिए ना कलीम जी, आपको क्या आपत्ति है अगर वो चाहते हैं तो? उनका अधिकार है, आरटीआई डालना उनका अधिकार है, अदालत जाना उनका अधिकार है, अदालत फैसला कर देगी। बिल्कुल नहीं, वो नहीं, देखिए वो आरटीआई डालें, मैं तो सवाल मेरा इतना सा था सिर्फ कि वो तो भारत सरकार के पास ही है। भारत सरकार अगर उनसे कह रही है कि सुरक्षा कारणों से ये बंद है, तो इनको अपनी भारत सरकार पे यकीन करना चाहिए, और नहीं भी यकीन है तो उस पर जा सकते हैं। लेकिन सुरक्षा कारण क्या है? शायद यहाँ पे जितने विद्वान लोग हैं उनको ये बात वो सामने आना चाहिए। रजनीश जी प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोला। हाँ, मैं उसका एक रोचक तथ्य बता रहा हूँ। आप में से ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो आज दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल क्यों है। जब मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था तो मैंने अपने हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोफेसर ये सवाल करा था, तो उसने मुझे ये बात बताई कि ये जो ताजमहल है ये दुनिया का अजूबा इसलिए है कि इसकी जो प्रपोज ड्राइंग थी, और जब प्रपोज ड्राइंग के हिसाब से ये बिल्डिंग बनी, और बिल्डिंग बनने के बाद जो एज बिल्ट ड्राइंग बनी, तो प्रपोज ड्राइंग और एज बिल्ट ड्राइंग में एमएम का भी फर्क नहीं था। यानी ये वो वाहिद बिल्डिंग है हिंदुस्तान की जिसकी प्रपोज ड्राइंग और एज बिल्ट ड्राइंग में एमएम का भी फर्क नहीं है। ये तो बात उसकी कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। अरे उसके एमएम भी चेक हो चुके हैं, तभी दुनिया ने उसको अजूबे का ये खिताब नवाजा है। तो मेरे दोस्त रजनीकांत जी, ये एक ऐसी धरोहर है, ये आपके भारतवर्ष के मुकुट में ये एक हीरा है ताजमहल। खुदा के वास्ते इसको बख्श दीजिए, हासिल कुछ नहीं होगा, हासिल और भी किसी और चीज से नहीं हुआ था। सिर्फ आप लोग नफरत की राजनीति करके, सिर्फ देश की जो अल्पसंख्यक आबादी है मुसलमान, उसको टारगेट करके जो नफरत की राजनीति कर रहे हो, इससे सिर्फ देश का नुकसान होगा, फायदा किसी को नहीं होने वाला। ठीक है, हरिशंकर जैन जी, अब कल अदालत में सर्वे कमिश्नर बदलने पर भी सुनवाई होगी, और जो भी शुक्रवार और शनिवार को हुआ वो अदालत में बात रखी जाएगी। आप आगे क्या आशा करते हैं? मैं जरा विषयांतर करते हुए आपकी इजाजत चाहता हूं। विषयांतर मत कीजिए ना सर, विषय पर रहें, क्योंकि अब तो हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ठीक है, मुझे एक मिनट समय दीजिए। जी। बड़े फख्र के साथ कह रहे थे कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। हम भी कहते नहीं लिखा है। अगर जहां साबित हो जाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो आपको उसमें हट जाना चाहिए, खुद हट जाना चाहिए। एक बात, ताजमहल की बात आई, ताजमहल पर सूट मैंने 2015 में अयोध्या में साबित नहीं हुआ। मत बोलिए कलीम जी प्लीज, कलीम जी नहीं, गलत बात, कलीम जी नहीं, बोलिए जान साहब, बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए, 2 लोग लड़ने से अच्छा है कि बात सुन ले, दोबारा आपके पास मौका। तेजो महालय और ये राजा परमाणु देव ने बिल्डिंग बनवाया था
1156 में, और उसके सबूत है। और ये शाहजहां ने लिया था, ये बनी नहीं है, शाहजहां बनवाया नहीं था। ये 7वां आश्चर्य हिंदुओं का बनवाया हुआ है, मुसलमानों का बनवाया हुआ नहीं है। और इस पर बोलने दीजिए। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। अब मैं अपने राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, जैन साहब बोल रहे हैं कि ये शाहजहां ने नहीं बनवाया ताजमहल, ये तो हमारे हिंदू लोगों ने बनवाया है। आपका इस पर क्या टेक? नहीं, मैं मानता हूं कि अगर किसी विषय पर कोई बात रखी है तो इसको साक्ष्यों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। अगर किसी के पास कोई तथ्य है, कोई तर्क है, कोई साक्ष्य है, तो उनका परीक्षण किया जाना चाहिए। भारत में तो वैसे भी शास्त्रार्थ की लंबी परंपरा रही है। यहाँ हर विषय पर हमने शास्त्रार्थ किए हैं, हमने तर्क किए हैं। तर्क पे आपस में जब शास्त्रार्थ होता है, साक्ष्य रखे जाएंगे तो विषय निकल करके सामने आएंगे। इस पे अगर कुछ साक्ष्य तथ्य रखे जाने की बात की जा रही है तो ये शास्त्रार्थ से पीछे क्यों हटना चाहते हैं? क्यों विमर्श नहीं होने देना चाहते हैं? विमर्श तो अच्छा है ना। ठीक है, राकेश भाई थोड़ा जल्दी एक सेकंड आ रहे हैं खान साहब। जैन साहब, साक्ष्य क्या है? अगर आप जल्दी से बता दें तो एक रिएक्शन हम 6 मेहमान से लेना चाहेंगे अंत में। हामिद लाहौरी की किताब अवेलेबल है, पेज 402, पेज 403 पर लिखा हुआ है कि शाहजहां ने राजा जय सिंह से ये माल लिया था और इसके बदले उनको जमीन दिया था। और इसमें शिव मंदिर है, अगर नीचे खुल जाएगा तो राज खुल जाएगा। शिव मंदिर है और इस पर 2015 में मैंने दावा दायर कर रखा है। आज सिविल कोर्ट में पेंडिंग है और उसमें ठीक है सर, आ गया है, सबूत आ गया है। ठीक है जैन सर, भाटी साहब आप तो और कागजी सबूत। ठीक है सर, एक रिएक्शन अंत में हम सभी का लेकर समाप्त कर रहे हैं। भाटी साहब, आपसे, आप तो टीचर भी रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं सर, आपको लगता है कि कुछ ऐसे साक्ष्य जिन पर विचार करना चाहिए और अगर कहीं भी शंका है तो अदालत में जाने दीजिए, आप क्यों विरोध करते हैं? देखिए, ये दोनों विवाद बेवजह के विवाद हैं। अदालत में तो कोई भी जाएगा, अदालत उसे सुनने के लिए स्वीकार कर ही लेती है। अदालत को उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है कि इससे क्या भावनाएं भड़केंगी या अराजकता होगी या राजनीति किसकी सदैगी। अदालत तो केवल ये देखेंगे कोर्ट में जा रहे हैं, आप ले आए, लेकिन लोग जा क्यों रहे हैं और इन्हें उकसा कौन रहा है, इन्हें संरक्षण कौन दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों इन सबके समर्थन में कूद जाते हैं एकदम, जो भी विवाद पैदा कर रहे हैं। अब महानुभाव जो ताजमहल पर विवाद पैदा कर रहे हैं कि वो शाहजहां ने बनवाया नहीं था, पूरी दुनिया में तो ये पढ़ाया जाता है और ये लिखा हुआ है, इतिहास में दर्ज है कि शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम की याद में बनवाया था। अब ये नए नए बेहुदे तर्क लेके आएंगे और इनके ऊपर देश का कितना नुकसान होगा ये सोचते ही नहीं है। इनकी जो इनका भावनाएं हैं वो संतुष्ट होनी चाहिए। बस लोगों को लड़ाने में ना आनंद आता है, ये आनंद लेते हैं उसका। तो ये जो देश को इस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि आप विवादों को समाप्त कीजिए। ये विवाद इस देश को विनाश की तरफ ले जाएंगे और इसके लिए आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हमेशा जो भी सरकारें रही हैं, चाहे किसी पक्ष की किसी पार्टी की रही हो, सरकारों का प्रयास होता है कि झगड़े झंझट ना हो, विवाद ना हो। लेकिन यहाँ ये पहली सरकार है जिसे आनंद आता है विवादों में, जो विवादों को बढ़ावा देती है, जो लोगों को उकसाती है, उन्हें संरक्षण देती है और जो विवाद पैदा करते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें वाई श्रेणी जेड श्रेणी की सुरक्षा देती है। जो जिन लोगों ने दिल्ली में दंगे कराए उन सबको महिमा मंडित किया गया, उन सबको इनाम दिए गए, उन सबको सुरक्षाएं दी गई। और जो लोग देश के हित में बात करते हैं उन्हें जेल में डाल देते हैं, देशद्रोह का कानून लगा के। जो देश हित में बोलते हैं, अगर आपको इतिहास की इतनी ही चिंता है तो इतिहास में दलित समुदाय के साथ कितने अन्याय हुए हैं उनके खिलाफ कभी आवाज उठाई है आपने? राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी ने या आरएसएस ने कभी आवाज उठाई है? कहीं आज भी ये हो रहा है कि दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, दलित को मूछ रखने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, दलित को यज्ञ में नहीं बैठने दिया जा रहा। क्या आपके अंदर कभी गुस्सा आया या आपको लगा? आप हिंदू की बात करते हैं, क्या ये दलित हिंदू नहीं है? या 5% लोगों को आप हिंदू मानते हैं? राकेश जी, आप ही से हम इसका रिएक्शन लेंगे। राकेश जी, जैन साहब एक सेकेंड, जैन साहब एक सेकेंड। राकेश जी आप ही को रिस्पॉन्ड करना है भाटी साहब की बात का। प्रश्न हमारा साथ में एक छोटा सा हम भी जोड़ देते हैं राकेश जी, वो ये कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक समुदाय का विश्वास जो है वो आप पर से कम हो रहा है इन सब कारणों से? और क्या ये सरकार का दायित्व राकेश जी नहीं है कि यदि ऐसा कोई विवाद होता भी है तो उसमें सरकार आए,
दोनों पक्षों को बैठाए और समझाए और जो भी अगर निर्णय होता है तो कर दे, वरना अदालतें तो है ही। क्या सरकार कर रही है ऐसे विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी तरफ से, ताकि विवाद पैदा ना हो और खाई दो समुदायों में, दो पक्षों में गहरी ना हो? राकेश जी। देखिए सही जी, बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स विपक्ष के नेताओं के द्वारा हमेशा की जाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पक्षधर है और मुसलमानों की विरोधी है। ये लगातार प्रयास करते रहे। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी प्रकार का कोई प्रयास इस संदर्भ में करती है तो ये इनके लिए तो चीखने चिल्लाने का और अवसर उपलब्ध हो जाएगा। आप कल्पना करिए कि यहां मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश हो रहा है, ये कह रहे भाजपा करवा रही है, यानी कोर्ट को भाजपा नियंत्रित कर रही है। ये किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? क्या भारत के संविधान में इनका विश्वास नहीं बचा है? क्या भारत की न्याय व्यवस्था में इनका विश्वास नहीं बचा है? ऐसे लोग, भारत के संविधान पर भरोसा नहीं करने वाले लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं मानता हूं कि साक्ष्य सबको रखने का अवसर मिलना चाहिए, सबको अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए, युक्तियुक्त अवसर मिलेगा। किसी को अवसर न मिले ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संवैधानिक तंत्र में कोई भी कोर्ट अगर फैसला करती है तो उस कोर्ट के फैसले की अनुपालना सुनिश्चित कराए। हर व्यक्ति को अधिकार है वो कोर्ट के सामने जाके अनुतोष मांग सकता है। बिल्कुल ठीक है राकेश जी। लेकिन हमारा प्रश्न ये भी था राकेश जी कि अगर इस तरह के संवेदनशील मुद्दे उठते हैं तो क्या सरकार का ये दायित्व नहीं है कि वो उनका समाधान अवश्य करवाए? अगर अदालतों के पास जाना है तो जरूर जाए, लोकतंत्र की यही खूबी है हमारी। लेकिन क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि विवाद बढ़ने से रोके? अंत में 30 सेकंड आप सभी के पास। हरिशंकर जैन जी, 30 सेकंड में आप अपनी बात क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम खत्म करना है सर। देखिए, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कोर्ट में जाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है जी। कोर्ट में जाने से का विरोध नहीं कर सकते। अगर विरोध करते हैं तो संविधान की मूल भावना पर आप आघात करते हैं। अगर रही सम्मान की बात, तो देश की जो संसद है उसका सम्मान आपने किया था जब सीए के लिए पूरा आपने आंदोलन कर दिया था। सबको मालूम है। क्या संसद के पारित कानून का आपको सम्मान नहीं करना चाहिए था? उसमें ठीक है सर, मुसलमानों का सर 30 सेकंड हो गए, बात हो गई आपकी पूरी। डॉक्टर रजनीश, आपने आरटीआई जरूर डाल दी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इससे विवाद हो जाएगा, इससे दो समुदायों में खाई बढ़ जाएगी, पड़ जाएगी, दोनों आमने सामने आ जाएंगे? नहीं, इन्हीं चीजों से बचने के लिए कि दो संप्रदायों के बीच में विवाद ना हो, एक जो खाई बन रही है वो खाई बने ना, इसलिए माननीय न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करके इस खाई जो बन रही है इसको दूर कर दे। मैंने इसीलिए इसको फाइल किया है। ठीक है कलीमुल जी, आपको लगता है, कलीम जी आपको लगता है कि ठीक है, अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे यहाँ है, बहुत सारी अदालतें हैं और आप भी विश्वास करते हैं, आपके नेता तो खुद बैरिस्टर हैं और हमेशा कहते हैं कि मैं जो भी करता हूं, जो भी कहता हूं संविधान के दायरे में कहता हूं, लेकिन विरोध आपका सहूलियत के हिसाब से हो जाता है। आपको नहीं लगता कि जाने दीजिए, अदालत में मामला खत्म हो जाएगा? देखिए, हम कहें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो ये जो जुल्म और ये जो ऐलान जंग भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ कर रखा है, पहले हिजाब, फिर हलाल मीट, फिर लाउड स्पीकर, फिर अजान, अब काशी, अब अभी मथुरा का भी अभी आने वाला है, उसके बाद ताजमहल, ये आखिर कहां तक ले जाएंगे? इनको इस बात का ख्याल होना चाहिए, ये लोकतंत्र हिंदुस्तान का तभी हेल्दी रहेगा जब यहाँ की माइनॉरिटी सेफ फील करेगी। यहाँ की माइनॉरिटी को ये धमकाना और डराना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू इनसे कहना चाहता हूं कि यहाँ की माइनॉरिटी देश के संविधान पर भी यकीन रखती है। जब ये सीएए के कानून के खिलाफ भारत में सड़कों पे थी, ठीक है सर, 30 सेकंड हो गए आपके। खान साहब 30 सेकंड आपके पास, और उसके बाद भाटी साहब की रिएक्शन। ठीक है कलीम साहब, क्यों नहीं लागू करते वहाँ पे? ठीक है सर, ये 91 एक्ट पे क्यों देश का गृह मंत्री बयान नहीं देता? क्यों प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए? कलीम साहब आगे आएंगे आपके पास, चलिए बात कीजिए अपनी पूरी। खान ये कहना चाहिए कि खान साहब आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए, सही साहब बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 5 साल की सरकार मिली और अगली 5 साल के लिए सरकार मिली।
इनको ये चाहिए था कि इस देश के 130 करोड़ लोगों को ये रोजगार के नाम पर आए थे कि हम रोजगार 2 करोड़ देंगे। 18 करोड़ 8 साल हो गए, 18 करोड़ लोगों को इन्होंने रोजगार नहीं भाटी दिया। साहब आपसे समाप्त करेंगे। मैं राकेश भाई आपको समय मिल चुका था, क्षमा चाहता हूँ। 30 सेकंड में केवल भाई राकेश त्रिपाठी और इनकी पार्टी से अपील करना चाहता हूं कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। सर बहुत सारे शेर सुना दिए, आपकी इजाजत हो तो एक छोटा सा हम भी कर दें। राकेश भाई 30 सेकंड आप भी ले लीजिए, फिर शेर सुना के हम खत्म कर देंगे। राकेश भाई नहीं, देखिए मैं ये इन्होंने आदम गोंडवी का जो शेर पढ़ा है, मैं आदम गोंडवी की भी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इसमें किसी जुम्मन के घर जलाने बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाह, दंगल में आज के लिए बस इतना ही। समय थोड़ा सा कम पड़ गया, चर्चा और आगे हम ले जाना चाहते थे। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।